जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है या मुद्दा है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है, जनक किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आती है ज्योग्राफी के पिता को लेकर। तो ज्योग्राफी के पिता हैं कौन? देखिए, ज्योग्राफी जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो ज्योग्राफी शब्द जो है इरेटास्थनीज महोदय के द्वारा दिया गया है। हालांकि आप लोग इन्हीं को ज्योग्राफी का पिता कहते हैं, लेकिन इसके जो वास्तविक पिता की बात करेंगे वह हिकैटियस महोदय हैं। किंतु हिकैटियस महोदय ने सबसे पहले पृथ्वी पर पेंजिया और पेंथलासा का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें हम लोग जो है ज्योग्राफी का वास्तविक पिता कहते हैं। लेकिन ज्योग्राफी शब्द जो है इरेटास्थनीज महोदय के द्वारा दिया गया है। तो वनडे एग्जाम में अगर आएगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ पर हिकैटियस महोदय को ना मारकर, हालांकि ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप लोग जो है इरेटास्थनीज को मारिएगा। अब आती है समस्या कि ज्योग्राफी यह सब्जेक्ट है या फिर मुद्दा। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं, यह मुद्दा है, क्योंकि ज्योग्राफी आपको प्रत्येक जगह मिल रही है। खेत में अगर आप हैं तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, रोड पर चल रहे हैं तो परिवहन ज्योग्राफी मिलेगा, कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ आपको आर्थिक ज्योग्राफी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब्जेक्ट ना होकर एक मुद्दा नहीं कि इशू है। तो ज्योग्राफी का जो संबंध है अनेक विषयों के साथ वह काफ़ी अच्छा है। जैसे ज्योग्राफी का अनेक सब्जेक्ट के साथ उठना बैठना या अच्छा उनका व्यवहार है। जैसे ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं। ज्योग्राफी का संबंध हिस्ट्री के साथ भी अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस के साथ भी अच्छा है, इकोनॉमिक्स के साथ भी अच्छा है, सोशियोलॉजी के साथ भी अच्छा है, साइंस के साथ भी इसका संबंध अच्छा है। तो जो ज्योग्राफी का अगर हम लोग जो थोड़ा सा व्यवहार के रूप में देखे जाए तो ज्योग्राफी का संबंध प्रत्येक या फिर अनेक विषयों के साथ काफ़ी अच्छा है। या फिर आप कह सकते हैं कुछ विद्वान जो होते हैं इसे आवारा सब्जेक्ट के रूप में भी जानते हैं या कहते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी को यह प्रत्येक विषय या फिर अनेक विषयों के साथ इसका सेटलमेंट तो यह संबंध अच्छा है, जबकि कहना सही नहीं है। हालांकि ज्योग्राफी का जो शब्द है वह इरेटास्थनीज महोदय के द्वारा दिया गया है, यह भी यूनानी भाषा का शब्द है। हिकैटियस को वास्तविक भूगोल के पिता कहा जाता है। ये इरेटास्थनीज और हिकैटियस ये दोनों जो भूगोलवेत्ता हैं वह यूनानी देश के निवासी है या यूनान के यानी कि ग्रीक के निवासी हैं। ज्योग्राफी के पिता की बात करेंगे तो हिकैटियस का नाम भी आता है और इरेटास्थनीज का नाम आता है। शब्द दिया है इरेटास्थनीज, लेकिन वास्तविकता की बात करेंगे तो हिकैटियस महोदय ही है। अब आती है समस्या कि परिभाषा इसकी क्या है। अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा अलग अलग परिभाषाएं दिया है। किसी ने इसे मानवगिरी निवास से संबंधित अध्ययन को बतलाया है तथा किसी इसकी तुलना साइंस से भी की है। एक काफ़ी चर्चित परिभाषा है हम्बोल्ट महोदय की ज्योग्राफी की। इन्होंने बताया कि ज्योग्राफी वह अनुशासन है या वह विज्ञान का मतलब होता है अनुशासन। ज्योग्राफी वह अनुशासन है जो पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन, मानव के संसार में इसकी व्याख्या की जाती है या वर्णन किया जाता है, उसे ज्योग्राफी कहा जाता है। यह हटसोन महोदय के द्वारा दिया गया है। ज्योग्राफी की जो ब्रांच हैं, हालांकि ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करेंगे, ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होता है ह्यूमन यानी कि मानव भूगोल। तो अब समस्या ये आती है कि जब ज्योग्राफी मुद्दा है यानी कि इशू है, तो कई ऐसे ज्योग्राफी में जैसे एग्रीकल्चर, परिवहन, आर्थिक, सामाजिक, ये सब ज्योग्राफी है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और अधिवास और जैसे भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, ये इसे हम लोग किस ब्रांच में रखेंगे, इसका बंटवारा किस आधार पर किया जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में उन सभी भूगोल के उन सभी हिस्सों को रखा जाता है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के उत्पत्ति से ही प्रारंभ हो गया था, उसे हम लोग भूगोल के फिजिकल ज्योग्राफी में रखा जाता है। जैसे जब पृथ्वी बनना शुरू होती है या बनना स्टार्ट होती है तो उसी समय भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, उसी समय क्लाइमेटोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है, उसी समय एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान का भी डेवलपमेंट होता है, उसी समय मृदा ज्योग्राफी का भी डेवलप होता है। इन सभी का जो है डेवलप उसी समय स्टार्ट होता है जब पृथ्वी बनना शुरू होती है। अब आती है समस्या, पृथ्वी के बनने के बाद जितने भी ज्योग्राफी का डेवलप होता है उसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पृथ्वी के बनने के बाद मानव ने एग्रीकल्चर प्रारंभ किया, शुरू किया, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, तो उसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में रखते हैं। इतिहास का अध्ययन करेंगे यानी कि ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल,
इन सभी को हम लोग आदिवासी भूगोल की बात करें, आर्थिक भूगोल की बात करेंगे, इन सभी को हम लोग जो है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन एक समस्या है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल को पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते थे, लेकिन 2011 से इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दे देगी है। लेकिन भले ही हम इसे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आए दिन जितने भी अब एग्ज़ाम होंगे पर्यावरण से क्वेश्चन, यानी कि पर्यावरण से क्वेश्चन हमेशा आएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें पर्यावरण से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो पर्यावरण जो भूगोल है उसे 2011 से एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दे दी गई है। अब आती है कि रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल को किस में रखा जाए? समस्या ये था ह्यूमन ज्योग्राफी में रखा जाए या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में रखा जाए। देखिए, संसाधन भूगोल यानी कि रिसोर्स ज्योग्राफी को भले ही हम फिजिकल ज्योग्राफी में रख कर पढ़ते हैं या रखते हैं, लेकिन यह इसका हिस्सा नहीं है। यह जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है, क्योंकि रिसोर्स का डेवलपमेंट पृथ्वी के बनने के बाद ही हुआ है। जैसे कोयला की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, तो पृथ्वी के बनने के बाद यानी कि पेड़ पौधे उगे रहे होंगे, उसके दबने से कोयला बना, और कोयला के बनने में सबसे कम समय जो लगा है वह लगभग 40,000 वर्ष का समय लगता है। ताप दाब की मात्रा अगर ठीक ठाक है यानी कि अधिक है तो वह एंथ्रेसाइट यानी कि सबसे उच्च कोट का कोयला का निर्माण होगा। यदि उसमें ताप दाब की मात्रा कम है, वहाँ पर पीट कोयला का डेवलपमेंट होता है। चाहे पेट्रो रसायन की बात करें, ये सब रिसोर्स संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। अब आती है समस्या कि ज्योग्राफी को अगर पार्टिकुलर एक अगर स्थान की बात करेंगे, अगर एक देश की बात करेंगे, जैसे एक होता ना कि भारत का भूगोल, हालांकि हम लोग इंडिया के हैं तो भारत का भूगोल पढ़ते हैं। तो जब हम लोग भूगोल, ये तो पूरा ओवरऑल पूरी दुनिया का, जैसे जो ज्योग्राफी फिजिकल या ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे, जितने भी कैटेगरी में रखा गया है भूगोल को, ये चाहे इंडिया वाले पढ़ें या पाकिस्तान, चाइना, जितने भी देश हैं, यह पूरी दुनिया यानी कि ओवरऑल पूरे विश्व की बात करेंगे तो ये सब इसी के अंतर्गत यही चीज़ें पढ़ते हैं। पार्टिकुलर अगर हम लोग एक देश की बात करेंगे, जैसे इंडिया की बात करेंगे, तो एक होता है ना भारत का भूगोल। तो जब भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे तो भारत का कुछ ऐतिहासिक भूगोल भी डेवलपमेंट हुआ होगा, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी भी होंगे, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी भी होंगे। तो ऐसा नहीं कि भारत का जो है भूगोल इन सबसे वंचित है, नहीं। भारत का भूगोल अगर हम लोग देखेंगे या भारत का भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे तो इसके भी कितने ब्रांच होंगे? 2, एक फिजिकल एक ह्यूमन। तो अगर भारत के भूगोल के ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे तो आप उसको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत रखेंगे। अगर आप वहीं भारत में जितने स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जलवायु का क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो इसे हम लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। अब आती है समस्या कि भूगोल का जो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे। तो भूगोल का जो अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर कितने स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, इन स्थलाकृतियों के निर्माण में किसका अहम योगदान है, बल क्या होते हैं, आखिर अंतर्जात बहिर्जात बल का वर्णन, उच्चावच क्या, रिलीफ क्या होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग जो है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में करते हैं। हालांकि भू आकृति विज्ञान में आपको सबसे पहले चीज़ मिलेगा भूगर्भशास्त्र, जियोलॉजी। तो अगर आप लोगों को जियोलॉजी का नॉलेज है या थोड़ी बहुत जानकारी है तो ठीक है, क्योंकि जितने भी बल हैं, चाहे वह अंतर्जात बल की बात करेंगे चाहे बल 2 ही प्रकार, ज़्यादा नहीं, केवल 2 हैं। एक पृथ्वी के अंदर लगने वाला बल है, एक पृथ्वी के बाहर लगने वाला बल है। पृथ्वी के अंदर लगने वाले बल को हम लोग अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल, पृथ्वी के अंदर अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो उसे हम लोग अंतर्जात बल कहते हैं। अगर पृथ्वी के बाहर कोई बल कार्य कर रहा है तो उसे बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अब आती है समस्या कि ये बल उत्पन्न होते कैसे। तो अर्थ मूवमेंट के कारण पृथ्वी पर 2 बल का उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी तल पर एक बल का और पृथ्वी के अंदर और एक बल का उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी के अंदर लगने वाले बल को अंतर्जात बल और पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बल को बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अब आती है समस्या कि अंतर्जात बल है क्या। तो सबसे पहले जब पृथ्वी के अंदर कोई बल कार्य करेगा तो उससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी तो मिलेगी, आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप कह सकते हैं अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अब यह जानकारी जो है इसके अंतर्जात बल के कारण मिली है। दूसरी चीज़, यह बल या तो अधिक तीव्र गति से कार्य करेगा या तो कम तीव्रता के आधार पर काम करेगा। तो जब यह कम तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को पटल विरूपण संचलन के नाम से जाना जाता है। अगर पृथ्वी के अंदर
भूगर्भ में बल की जो गति होगी, जो तीव्रता होगी, जो मोशन होगा, या इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी ही मुख्य है। इंटेंसिटी जो है अगर धीमी है यानी कि स्लो है तो उसे हम लोग जो है पटल विरूपण संचलन कहते हैं। अगर वहीं अंतर्जात बल की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी अगर अधिक है तो उसे हम लोग जो आकस्मिक संचलन कहते हैं। अब आती है समस्या कि अंतर्जात बल की जब तीव्रता अधिक होती है तो उसे हम लोग आकस्मिक संचलन कहते हैं। तो जब तीव्रता अधिक होगी तो अर्थ मूवमेंट भी अधिक होगा, तो जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर हमें अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि मिलता है नीचे, हालांकि भूगर्भ में, लेकिन उसका प्रदर्शन हमको सतह पर भी देखने को मिलता है। जैसे तीव्रता अधिक होती है तो ज्वालामुखी का उद्गार, भूकंप की उत्पत्ति, ये सब किसका देन है? तो अंतर्जात बल का। उसमें उसकी तीव्रता अधिक है, इस कारण यह चीज़ें हमें सतह पर देखने को मिलती है। अगर बात करें, ये होता है अंतर्जात और बहिर्जात। पटल विरूपण संचलन क्या होता है? तो पटल विरूपण संचलन यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है पटल विरूपण एक होता है विवर्तनकीय संचलन होता है, दूसरा सुस्थैतिक संचलन, समस्थैतिक संचलन होता है। आकस्मिक संचलन की बात करेंगे तो उसमें रखा जाता है ज्वालामुखी और भूकंप को रखा जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बहिर्जात बल की। तो बहिर्जात बल जो होता है पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। तो इसके अंतर्गत अपक्षय, अपरदन और डिपोजिशन मतलब निक्षेपण को रखा जाता है। अपक्षय चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है, यानी कि वेदरिंग कहा जाता है। और वहीं अपरदन क्या, तो चट्टानों को अपने स्थान पर टूटने फूटने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरशील होते हैं, उन्हें हम लोग अपरदन कहते हैं। अच्छा, जब वस्तुएं अपने स्थान पर टूटी फूटेंगी तो उन्हें हम लोग अपक्षय कहते हैं। एक वही वस्तुएं जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होंगी तो उसे हम लोग अपरदन कहते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगी तो वह हो जाएगा अपरदन, और जाने के बाद कहीं ना कहीं यह कलेक्ट होगी, इकट्ठा होंगी, उसी को कहा जाता है निक्षेपण, डिपोजिशन। तो अपक्षय की बात करेंगे अगर, तो अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है अपक्षय भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं, एक होता है रासायनिक अपक्षय, एक होता है जैविक अपक्षय। तो ये वेदरिंग यानी कि अपक्षय के प्रकार हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे अपरदन की, इरोशन, अपरदन की बात करेंगे तो इसमें यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। अब समस्या ये आती है कि अपरदन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, अपरदन किसके द्वारा हो रहा है? कभी नदियों के द्वारा अपरदन हो जा रहा है, तो कभी पवन के द्वारा अपरदन हो जा रहा है, कभी हिमनद के द्वारा अपरदन हो रहा है, कहीं भूमिगत जल के द्वारा अपरदन हो रहा है, तो कहीं पर जो है तो समुद्र लहरों के द्वारा अपरदन हो जा रहा है। तो ये अपरदन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। अपरदन के बाद जो चट्टानें होते हैं वह कहीं ना कहीं कलेक्ट होती हैं, इकट्ठा होती हैं, जमा होती हैं, उसी को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। अब आती है समस्या कि अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं अंतर्जात बल में। अगर विवर्तन की संचलन को तीव्रता के आधार पर अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। या तो बल क्षैतिज कार्य करेगा, नहीं तो ऊर्ध्वाधर कार्य करेगा। अगर यही बल जो होता है विवर्तन की संचलन को तीव्रता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा क्षैतिज क्षैतिज बल। क्षैतिज बल में क्या होता है कि यहाँ पर क्षैतिज बल को पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है, पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। और जो दूसरा ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर कार्य करेगा तो उसे महादेश जनक बल के नाम से जाना जाता है। अब महादेश जनक बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्थान या निर्गमन, दूसरा होता है निमज्जन या फिर अवतलन होता है। अब थोड़ी सी समस्या आती है कि जो हमने अभी पढ़ा क्षैतिज बल के कारण पर्वत निर्माणकारी बल, क्षैतिज बल, इसे पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। अब पर्वत निर्माणकारी बल में 2 चीज़ों का अहम योगदान होता है। या तो वह पर्वत का निर्माण तनाव के कारण हुआ होगा या तो संपीड़न के कारण हुआ होगा। तनाव के कारण जो बल या जो पर्वत का निर्माण होगा उसे हम लोग भूसंचलन विभंग कहा जाता है, भूसंचलन विभंग के नाम से जाना जाता है। अब भूसंचलन विभंग को मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। या तो उसमें चटकन होगा या तो भ्रंशन होगा। अगर हम बात करेंगे संपीड़न की, तो संपीड़न जो होता है यह भूसंचलन बम्फन के नाम से जाना जाता है। अब यह भी 2 प्रकार का होता है, या तो संवलन होगा
या तो वलन होगा। तो यह एक पूरा जियोमॉर्फोलॉजी इसी डायग्राम पर आधारित है। अगर यह डायग्राम आपको याद रहेगा तो आप ज्योग्राफी के जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट शाखा है जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर ये डायग्राम आपको याद है तो जियोमॉर्फोलॉजी का हर एक हिस्सा को समझने का प्रयास काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि ज्योग्राफी में इतने सिद्धांत हैं। ज्योग्राफी में एक चीज़ नहीं मिलता है, नियम। नियम क्या होता है? नियम जो वास्तविकता का सबसे अच्छा रूप होता है। नियम इसमें कहीं ज्योग्राफी में आपको नियम नहीं मिल सकते। ज़्यादातर परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस और सिद्धांत मिलते हैं। ज्योग्राफी में नियम बहुत कम मात्रा में मिलते हैं कि ये चीज़ें ऐसे, यही नियम है कि यह सही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में परिकल्पना हाइपोथेसिस मिलता है। बाकी आज की क्लास इतना ही। मिलेंगे आप लोगों के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।